हेलो नमस्ते स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम 23 में पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार आए हुए हैं। ये हम आपको हर विषय की तैयारी करवाएंगे। इसमें हम पहले बता दे रहे हैं हिंदी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था, अब हम फिर से बता रहे हैं। इसमें पूरे 70 नंबर का बताएंगे। इसमें जो पहले क्वेश्चन है पहले जो क्वेश्चन है वो आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन। उसमें जो होता है पहला वाला प्रश्न होता है, उसमें होता है कि कोई 4 कथन दिए होंगे, उनमें एक कोई सही कथन पहचान कर लिखना होगा। और दूसरे क्या है किसी एक रचनाकार के नाम लिखना होगा। और जो तीसरा प्रश्न आएगा उसमें रीतिकाल या जो भी छायावादी हैं उनकी विशेषताएं बतानी होंगी या किसी रचनाकार का नाम बताना होगा। तो इसमें सबसे पहला है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विद्या की रचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ये कई बार आया हुआ है। ये जो है आत्मकथा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। अमृत राय। प्रश्न नंबर चौथा है, जो आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, तो इसमें है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 5वां है, खून के छींटे किसका उपन्यास है। खून के छींटे जो उपन्यास है वो है भगवत शरण उपाध्याय का। प्रश्न नंबर 6 है, पंचपात्र किसका निबंध है। ये पंचपात्र जो निबंध है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। हिमालय। प्रश्न नंबर 7वां है, हिमालय की पुकार के आलोचनाकार का नाम लिखिए। हिमालय की पुकार के आलोचनाकार हैं वो जयप्रकाश भारती। अब प्रश्न नंबर हम 8वां पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8वां है, चिदम्बरा कृति के कवि का नाम लिखिए। चिदम्बरा जो कृति है वो है सुमित्रानंदन पंत की। अब हम प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इसमें के क्वेश्चन क्या है, 2 प्रश्न दिए होंगे। जैसे दिया होगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर बताने होते हैं। जो निम्नलिखित गद्यांश दिए होते हैं, 2 गद्यांश आते हैं अथवा में। एक गद्यांश के जो निम्नलिखित प्रश्न है उसके उत्तर देने होते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर का आता है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बनी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसमें क्या है, आमे है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ में क्या होता है, लेखक का नाम बताना होता है और पाठ का नाम बताना होता है। बा में पूछ रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वो रेखांकन। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके बुरे पैरों में बनी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो यहाँ तक लिखना है, गिराती जाएगी। अब प्रश्न नंबर जो सा में पूछ रहा है, सा के पहले में है, कुसंग का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरे में है, कुसंग का अच्छी संगति में क्या अंतर है। अब हम इनके देखते हैं उत्तर। पहला है उत्तर आ में, संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रेखांकन अंश की व्याख्या करेंगे हम। बुरी संगति भयानक रोग के सदृश है। बुरी संगति किसके समान है, भयानक रोग के। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के लिए सात बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। जो अच्छे गुण हैं हमारे में, जो अच्छाइयाँ हैं उसका नाश कर देती है और बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। यदि किसी युवक की बुरी संगति हो गई तो वह पत्थर की चक्की की भांति इसके पैरों में बन जाती है। वह गतिहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह दिन दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु अच्छी संगति मिल जाए तो वह बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। कुसंगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छेड़ होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है। धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है। कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली भाव के समान
होती है। अब हम प्रश्न नंबर अगला देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। ये भी 6 नंबर का आएगा, अथवा में आएगा। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश शक्ति के बिना मानव के लिए हितकारी नहीं होती, वही उस शक्ति को परिसीमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे, प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर है उपयुक्त आ में पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बा में कह रहा है रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए। सा में है पहला नंबर विज्ञान की शक्ति को संतुलित उपयोग के लिए किस भावना को जागृत रखना है, आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। ये प्रश्नों में बताने हैं। तो सबसे पहले उपयुक्त आ का देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिख देते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आगे हम देखेंगे बा वाला। बा में है रेखांकन अंश की व्याख्या। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी और देता जा रहा है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु कुछ अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग करते हैं। आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान के लिए विनाशकारी उपयोग करके देश का सब कुछ हथियाना चाहता है। सा का जो पहला है उसमें बता रहा है हमें चरित्र और बल और त्याग की भावना को जागृत रखना है, क्योंकि यही भावना विज्ञान प्रदत्त शक्ति या इसी प्रकार की शक्ति को सीमित कर सकती है। त्याग की भावना को ही शक्ति के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। सा का दूसरे में लिखेंगे आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत शक्ति एवं अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। अब हम देखते हैं काव्यखंड से। काव्यखंड में क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। ये भी 6 नंबर का आता है। निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। 2 दिए होंगे, उनमें से एक बताना होगा। मैं आपके लिए 2 बता दे रहा हूँ, उनमें से एक न एक आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम 2023 में। क्लास 10 के लिए है, 6 नंबर पक्के। इसमें जो पहला प्रश्न है ऊर्ध्व मन न भयो 10-20 एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस इंद्रि शिथिल बही के सब बिनु ज्यों दही बिनु शीस आशा लाग रहित तन श्वासा जीवही कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसमें जो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। किससे लिया गया है? हिंदी काव्य के संकलित में पद शीर्षक से लिया गया है, जो महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। प्रसंग है उद्धव की गोपियों के योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं। जो उद्धव हैं वो गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियां अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं। व्याख्या में लिखेंगे हे उद्धव हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी एक हृदय था वह कृष्ण के पास मथुरा चला गया। अब हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्मा की उपासना करें? कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़ हो। श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास घटती अटकी है और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकती हैं। ये उद्धव तुम श्याम सुंदर के घनिष्ठ मित्र हो, सारे योग के अनुष्ठाता हो। इतना जान लो कि नंद नंदन श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा है जो ब्रज भाषा है, अलंकार उपमा है और श्लेष है, तथा अनुप्रास है, गुण माधुर्य, छंद गेय पद है। हेलो, हम बात करते हैं हिंदी पद्य की क्वेश्चन की।
ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें है सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास है जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह संदर्भ लिखना है। संदर्भ में सबसे पहले हम लिखेंगे किस कवि ने ये लिखा है और किस पाठ से लिया गया है। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं जो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता से उद्धृत है। किससे ली गई है? स्वदेश प्रेम कविता से ली गई हैं। और किसने लिखी है? रामनरेश त्रिपाठी। प्रसंग में लिखेंगे कवि का कथन है कि देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना आवश्यक है। व्याख्या में लिखेंगे वास्तविक प्रेम वही कहलाता है जिसकी परिणति आत्मत्याग पर होती है। आगे लिखेंगे त्रिपाठी जी कहते हैं कि संसार में एक विचित्र यंत्र के समान है। संसार क्या है? एक विचित्र यंत्र के समान है जो बुद्धि की शक्ति को संचालित होता है, बुद्धि की शक्ति से संचालित होता है। सफलता मिल जाने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हमें सफलता मिल जाए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यद्यपि सब व्यक्तियों के लिए ये आवश्यक है, ये सब व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य हित कामना करे, कि प्रत्येक मनुष्य की हित कामना करे, किंतु प्रत्येक मनुष्य पर सबसे पहला अधिकार उसके देश अथवा उसकी जाति का होता है। तात्पर्य ये है कि हमें अपने कल्याण और हित के संबंध में सोचना तो है, किंतु देश और जाति का प्रश्न आने पर हमें अपने अधिकार को छोड़कर देश के लिए सब कुछ अर्पित कर देना है। काव्य सौंदर्य ये है, त्रिपाठी जी ने व्यक्तिगत के हित देश से महत्वपूर्ण माना है। कवि का मत है हमें किसी प्रकार से अपने आत्मशक्ति को नहीं खोना चाहिए। भाषा भावात्मक साहित्यिक हिंदी, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास। अब हम देखते हैं अगला। इसमें जो है अगले प्रश्न होगा जो, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का नाम। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें क्या बताना होगा? निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, उसकी जीवन के बारे में बताना होगा, उसकी रचनाएं लिखनी होंगी। तीन दिए होंगे, उनमें से तुम्हें एक करना है। जीवन परिचय जो गद्य में है, ये तीन पढ़ लेना। 100% 100% पक्के इनमें से एक आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल, ये तीन पढ़ लेना शुरू के, इनमें से एक अवश्य आ जाएगा गारंटी से। ये 3 नंबर तुम्हारे जी पक्के हैं बिल्कुल। ये 3 प्रश्न पढ़ लेना। अब जो अगला वाला प्रश्न है हिंदी काव्य से। हिंदी काव्य में इसमें भी मैंने बता दिए 3 में से एक आएगा 100%, 100% आएगा। सूरदास, तुलसीदास और असखान, 3 में से पढ़ लेना है। अब हम पढ़ेंगे अगला वाला प्रश्न। अब हम अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत से। संस्कृत में क्या होगा? एक श्लोक लिखने के लिए आएगा आपके लिए और प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से 2 प्रश्न करना है। और इसमें क्या है, एक संस्कृत से होगा, एक संस्कृत का श्लोक होगा, उसमें बताना होता है। तो ये जो है 4 नंबर का आता है। क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो क्या है, संस्कृत से दिया हुआ तो उसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं। उसमें ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाच अस्ति इत एवं संस्कृत वायमस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा मुगल युवराज दारासिकोहे अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणा अध्ययनम अकुरुत सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषाएं कराती। इसका क्या है, हमें संदर्भ बताना है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन है। इसमें क्या लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन। और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद में लिखेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है।
ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाएं अस्ति। ये नगरी क्या है? भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया। अब अगला 12 स्टैंडर्ड हम देखते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। इसमें नागरिका बहुकालम यावत् आचिंत्यत परम प्रहलिकाया उत्तरा दातुं समर्थ न अभवत् अतः ग्रामीणम अवदत् अयम अश्वा प्रहलिकाया उत्तरम न जानामि इदं श्रुत्वा ग्रामीणा आकथयत् यदि भवान् उत्तरम न जानति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि अतः मिलानमुखेन नागरिकेण शर्त्यानुसारम्। 10 रूप्यकाणि ददाति। इसमें क्या है, हम संदर्भ लिखेंगे। इसमें संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण संस्कृत खंड में संग्रहित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत अवतरण संस्कृत खंड के कहाँ से लिया गया? संग्रहित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें नागरिक की हार का वर्णन है। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद है, नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, इसलिए ग्रामीण ने कहा मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। ये सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपए। इसीलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। अब हम पढ़ेंगे श्लोक भी उसमें लिखने के लिए आएगा 2 नंबर का। ये याद कर लेना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखाग् भवेत्। या ये लिख लेना दूसरा वाला। इनमें से एक 100% 100% आएगा, जो मैं बता रहा हूँ 100% आएंगे। 100% मानम हित्वा प्रत्वा भवति क्रोधम हित्वा न सोचति काम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। ये 2 श्लोक हैं, ये 2 श्लोक आप याद कर लेना, आपके लिए पक्का आ जाएंगे एग्जाम में। अब क्या है, हमें संस्कृत के जो प्रश्न दिए होंगे उनके उत्तर बताने, 2 प्रश्नों के उत्तर बताने होते हैं। इसमें मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ आपके लिए 4 प्रश्न। पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, वीर केन पूज्यते। वीर कहाँ पूजे जाते हैं? तो इसमें संस्कृत में लिखना है वीरेण पूज्यते। अगला प्रश्न है, वाराणसी केशाम संगम स्थलम अस्ति। वाराणसी जो इसमें उत्तर में लिखेंगे विविध धर्माणाम संगम स्त्री अस्ति। तीसरा है, पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्। तो पुरुराज अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत्। अब प्रश्न नंबर चौथा है, चंद्रशेखर का आसीत। चंद्रशेखर कौन थे? इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। अब हम लिखेंगे इसमें क्या है, अगला जो प्रश्न है उसमें क्या, अगले जो प्रश्न है उसमें क्या है, एक रस की परिभाषा लिखनी होगी। तो इसमें आप 2 याद कर लेना, करुण या हास्यरस। ये मैंने इसकी ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। करुण और हास्यरस दोनों की वीडियो बना रखी है। इसमें करुण अथवा हास्यरस याद कर लेना, एक आ जाएगा 100%। अगला है अलंकार। अलंकार रूपक तथा उपमा अलंकार की परिभाषा, ये पढ़ लेना, इनमें से एक आ जाएगा। और क्या है, छंद में आ जाओ। छंद में रोला और छोटा छंद की परिभाषा। तो रोला और छोटा की याद कर लेना, तो इनमें से एक आ जाएगा। जो छोटा होता है वो दुहा का उल्टा होता है। दुहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। और छोटा में क्या होती है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक उपसर्ग मिलाओ। उपसर्ग कैसे बनाओ? तो जैसे अन है, अन से अनमोल हो गया, और अनु है, अनु से अनुशासन हो गया। अभी है, सॉरी जी गलत लिख गया, अभी अनु से अनुशासन होगा, अभिप्राय नहीं होगा। अभिप्राय इसका होगा, अभी का होगा अभिप्राय या अभिमान, और इसका अनु का हो जाएगा अनुशासन, अनुक्रमांक, और परि का परिग्रह, परिमात्मा, परिमाप, ये होंगे। जो क्या है, पहला जो उपसर्ग होता है पहले में जुड़ता है। जैसे अन से क्या बन जाएगा? अनमोल बन जाएगा। अनु से क्या बन जाएगा? अनुशासन बन जाएगा। अनुक्रमांक बन जाएगा। अभी से बन जाएगा अभिप्राय, अभिमान। परि से बन जाएगा परिग्रह, परिमाप। अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाओ। जैसे त्वा, त्वा आ गया लास्ट में तो महत्व लिख देंगे। त्वा, इसमें वो आ गया तो गिरावट। सॉरी इसमें भी गलत लिख गया, गिरावट की जगह यहाँ पर बनावट होगा। बा में बा, इसमें बट में लेंगे गिरावट, बनावट। आई से जैसे हसाई। अगले प्रश्न करना है, किन्हीं दो के समास विग्रह करो। जैसे इस प्रकार के दिए होगा, दोपहर, दोपहर, दो प्लस पहर, चौराहा, चार राहु का समाहार, त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। ये जो है ये दो दो नंबर के आते हैं, और ये भी दो नंबर के आएंगे। किन्हीं दो शब्दों के तत्सम, किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए, ये भी दो नंबर का आएगा। जैसे कुआं, कुआं का कूप हो जाएगा। छाया, छाया का छाँव। श्रृंगार, श्रृंगार का श्रृंगार। लौंग का लौंग, लौंग का लौंग। अब अगले प्रश्न होगा, उसमें क्या बताना होगा? उसमें दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना होता है। जैसे कपड़ा का चीर, वस्त्र। कमल का सरोज, पंकज। दिन का दिवस, बार। गंगा, गंगा का मंदाकिनी, भागीरथी। दिन का दिवस, बार। निम्नलिखित में से दो में से संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। ये भी दो नंबर में पूछी जाएगी, संधि भी दो नंबर की आएगी। जैसे मनु, धन, अंतर बराबर मनोअंतर। जैसे यहाँ पर नाना पर छोटू की मात्रा है तो ऊ, छोटा ऊ, और धन आ बन के क्या हो गया? हुआ, तो मनोअंतर हो गया। एड़ संधि यहाँ पर आदि, धन, अंत इक्वल टू आधंत। जैसे यहाँ पर छोटी और छोटा मिलके क्या बन गए? या बन गए। ऐसे यहाँ पर है इति, धन, उक्त्वा बराबर इत्युक्ता। एड़ संधि यहाँ पर ई और छोटा ऊ मिलकर यू बन गए। यहाँ पर पितृ, यहाँ पर क्या है? पितृ, धन, आकृति इक्वल टू पितृ आकृति। यहाँ पर री और धन बड़ा मिलके क्या बन गए? रा बन गए। तो यहाँ पर कौन सी? एड़ संधि। ये संधि भी दो नंबर की आती है। इसमें बताना, निम्नलिखित शब्दों के रूप में तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखिए। जैसे फल का आता है, फल का बहुत मोस्ट है तो फल का फलय होगा। मति का मधवी होगा। मधु का मधुवी होगा। नदी का नदवी होगा। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न में ये भी दो नंबर के आएंगे। इसमें धातु और लकार बताना होगा, लकार और पुरुष वचन बताना होगा। निम्नलिखित में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जैसे पठेत, पठेत यहाँ पर धातु है। लकार कौन सा? विधिलिंग लकार। पुरुष प्रथम, वचन एक वचन। यहाँ पर हस्तु धातु है। लकार लोट लकार है। पुरुष प्रथम है, वचन एक वचन है। और यहाँ पर क्या है? पठावा, पठागा का लट लकार। पुरुष उत्तम, वचन द्विवचन है। जो अगला प्रश्न है उसमें भी दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे सदा सत्य बोलूँ, इसका होगा सदा सत्यम वदम। भारत हमारा देश है। भारत अस्माकं देशः अस्ति। अगला प्रश्न है, वाराणसी
गंगा तट पर स्थित है। वाराणसी गंगा तटे स्थित है। निबंध तुम्हें याद कर लेना, जनसंख्या वृद्धि पर, विज्ञान के चमत्कार पर, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर। और जो लास्ट वाला प्रश्न आएगा, निबंध जो आते हैं, निबंध आएगा 6 नंबर का। और आगे जो प्रश्न है, ये 3 नंबर का आएगा। इसमें तो बताऊँगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो भी तुम्हारे खंड काव्य में हो वो आप पढ़ के और उसका उत्तर दीजिए। बाकी मैंने सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, और आगे वीडियो बनाऊंगा मैं सभी इम्पोर्टेंट विषय, सभी विषयों पर बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।